हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। और एक इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं कल अपलोड कर चुकी हूँ। ये आज मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ? हम किस तरीके से सांस लेते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स. When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. अब देखो, एक मैकेनिज्म होता है, एक तरीका होता है, ठीक है, किस तरीके से हम सांस लेते हैं। हम किस तरीके से सांस लेते हैं, हम अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू सांस लेते हैं और कहाँ तक जाता है, वो नेजल कैविटी में जाता है, ठीक है। फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स, और उसके थ्रू कहाँ जाता है, वो लंग्स में पहुंचती है, ठीक है। थ्रू द विंड पाइप लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स. The cavity is surrounded by the ribs on the sides. A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity. अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो, ये है हमारा नेजल पैसेज, ठीक है। यहाँ से आपने सांस लिया, ये यहाँ से होकर आपका कहाँ पहुँचा, लंग्स में पहुँचा, ठीक है। लंग्स के सराउंड जो है, लंग्स के चारों तरफ यहाँ पर ये रिब्स आप देख रहे हो, और रिब्स से ही कनेक्टेड क्या है, ये डायफ्राम है। डायफ्राम क्या वर्क करता है, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसमें डायफ्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। जो चेस्ट कैविटी है उसी से क्या है, ये रिलेटेड है आपका सारा, ये आपका डायफ्राम उससे कनेक्टेड है, ठीक है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज. अब देखो, अगर आप ब्रीथ करोगे, इनहेल करोगे, सांस अंदर लोगे, तो क्या होगा, रिब्स भी मूव करेंगी और जो डायफ्राम है वो भी मूव करेगा। अब वो कैसे मूव करेगा, अब हम ये देखते हैं। रिब्स जो है वो सांस लेने से ऊपर नीचे मूव करता है, और जो डायफ्राम है वो भी अप एंड डाउन का मूवमेंट होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव डाउन. अब देखो, जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारी जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ जाएंगी। सांस लेकर देखो, खुद से करके देखो, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। जब आप सांस ले रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा जो रिब्स का मूवमेंट है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ है और रिब्स ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। और डायफ्राम जो है आपका, वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप छोड़ोगे गैस, जो एयर है उसको छोड़ोगे, तब क्या करेगा डायफ्राम, क्या करेगा वो, जब एक्सलेशन होगा तो ये मूव डाउन जाएगा, और जो ये होगा ये मूव्स अप होगा, डायफ्राम मूव्स अप होगा, ठीक है। ये ऑपोजिट हो जाएगा उस टाइम पे। तो दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन आर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स. अब इनहेलेशन में ये रिब्स का मूवमेंट अपवर्ड क्यों होता है और डायफ्राम का मूवमेंट डाउनवर्ड क्यों होता है? ऐसा होने से क्या होता है, जो एयर है वो चेस्ट कैविटी में बहुत आराम से पहुंच जाती है। चेस्ट कैविटी क्या है, चेस्ट कैविटी है जहाँ पर आपके लंग्स प्रेजेंट हैं, रिब्स हैं और ये डायफ्राम है। जब रिब्स का और डायफ्राम का मूवमेंट, रिब्स कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और डायफ्राम कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो लंग्स में जो एयर आपने ली है, ऑक्सीजन जो ली है, उसकी सप्लाई बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है। इसलिए ये सारा जो हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है, इस तरीके से काम करता है। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर ड्यूरिंग एक्सलेशन, रिप्स मूव डाउन. अब क्या हो रहा है, मैंने बताया था, जब एक्सलेशन होगा, जब हम सांस छोड़ रहे हैं, तब क्या होगा, रिप्स नीचे की तरफ जाएंगे और अंदर की तरफ चलेंगे, और डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा, मूव्स अप, ऊपर की तरफ जाएगा. दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स. इसकी वजह से क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, ताकि जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से निकालनी है वो हम आराम से निकाल सकें, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा था, तो जो चेस्ट कैविटी उसका साइज जो था वो इंक्रीज हो रहा था। वो इंक्रीज क्यों हो रहा था, ताकि जो हमने एयर ली है, ऑक्सीजन ली है, वो हमारे लंग्स में, हमारे चेस्ट कैविटी में बहुत आराम से पहुंच जाए। लंग्स में पहुंचेगी तभी तो लंग्स के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट में पहुंचेगी, सारे बॉडी में पहुंचेगी, नर्व्स के थ्रू, राइट, ब्लड के सर्कुलेशन के साथ, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकलेगा तो क्या होगा, वो जो एरिया था वो डिक्रीज हो जाएगा, जो मूवमेंट, जो स्पेस था वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स. दीज मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट
ईजिली, ये हम आसानी से महसूस कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन। एब्डोमेन क्या होता है? आपका पेट का जो नीचे का हिस्सा होता है थोड़ा, उसको हम एब्डोमेन कहते हैं। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, व्हाट डू यू फाइंड? जब आप लंबी सांस लेकर छोड़ोगे, सांस लोगे और छोड़ोगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपका जो डायफ्राम है और रिब्स हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप खुद से करो तो आपको ज़्यादा अच्छे से मालूम होगा, और आपको ये चीज़ याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप अपने ऊपर ये ट्राई कर लोगे। क्योंकि जब हम कोई एक डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं, एक डेमो देख लेते हैं, एक अपनी आंखों देखी एक पिक्चर देख लेते हैं ना, कोई चीज़ हम एक्टिविटी कर लेते हैं, तो उसके बाद वो चीज़ हमें याद हो जाती है ऑटोमेटिकली। उसके लिए ना हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आप करके देखिए, क्योंकि आपकी बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन। भाई जब ये पता चल जाता है ना कि भाई ये वाली, ये इस तरीके से होगा कि चेस्ट कैविटी ऐसे मूव करेगी, जब हम ऊपर नीचे करेंगे, सांस अंदर लेंगे, छोड़ेंगे, ये वाला मूवमेंट होगा। तो भैया बच्चों में ना क्या होता है, एक कंपटीशन सा लग जाता है, देखो किसकी हम अच्छे से कौन अच्छे से क्या करता है, चेस्ट कैविटी को साँस अंदर लेता है और साँस बाहर छोड़ता है। तो इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन भी रखते हैं, ठीक है, आपस में ही। Everyone was boasting that she or he could expand in the maximum. How about doing this activity in the class with your classmates? ये आप अपने भाई-बहन के साथ कर सकते हो, क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है, आप स्कूल नहीं जा रहे हो, ठीक है? ये एक नोट है कि स्मोक जो है लंग्स को डैमेज करता है, क्योंकि ये हमें कैंसर भी कर सकता है। लंग्स, क्योंकि लंग्स डैमेज हो जाता है तो हमारी जो पूरी बॉडी का सिस्टम है वो पूरा बिगड़ जाता है। तो इसीलिए इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप ये देखो, ऑक्सीजन जो है सबसे पहले कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है, उसके बाद ही हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में क्या होती है, वो सर्कुलेट होती है ब्लड के थ्रू। The air around us has various types of unwanted particles such as smoke, dust, pollens, etc. When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity. However, sometimes these particles may get past the air in the nasal cavity, then they irritate the lining of the cavity, as a result of which we sneeze. कई बार क्या होता है, हमारा आपने देखा होगा, हमारी नाक के अंदर छोटे-छोटे से हेयर्स होते हैं। वो हेयर्स क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जो हल्के-फुल्के ये धूल-मिट्टी जो हम बाहर निकलते हैं, हमें एकदम से हमारे अंदर आती है, हम जब साँस लेते हैं, तो वो जो हेयर्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं हमारी अ, अंदर बॉडी के अंदर वो उन कैविटीज़ को जाने से, उन डस्ट पार्टिकल्स को जाने से। तो ये हेयर क्या काम करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है? उनको वहीं रोक देते हैं। तो इसी की वज़ह से हमें क्या होता है, कभी-कभी ना बहुत ज़्यादा जल्दी से हमें छींक आ जाती है, स्नीज़िंग होने लगती है। तो इससे क्या होता है, जब छींक आती है तो जो फ़ॉरेन फ़ॉरेन पार्टिकल होता है, जो बाहर से हम पार्टिकल हमारी नाक के अंदर घुसा है, वो एकदम निकल जाता है, और हमारी जो बॉडी है, वो हमारी जो नोज़ है वो क्लीन हो जाती है, और हम जो सही साँस है, साफ साँस है, वो अंदर ले सकते हैं, ठीक है? अब एक्टिविटी, इस चैप्टर में आपको एक्टिविटी एक्टिविटी मिलेंगी। एक्टिविटी 10.4, टेक अ डीप ब्रीथ, मेजर द साइज़ ऑफ द चेस्ट विद द मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आप क्या करो, ऑब्जर्वेशन करनी है आपको। आपको एक बार इन्हेल करते हुए और एक बार एक्सहेल करते हुए, दोनों तरीके से आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, उसको लिखना है मेजरमेंट को, कि आपकी चेस्ट की मेजरमेंट क्या रही है जब आपने इन्हेल किया, और जब आपने एक्सहेल किया तब क्या रही है। तो उसका आपको एक प्रॉपर चार्ट बताना है, और डिफरेंस क्या आया आपके साइज़ में ये भी बताना है। इस तरीके आप ये एक चार्ट बना सकते हो, अपने बहन-भाई के साथ कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस भी कर सकते हो अगर आपके पास नंबर्स हैं तो। Phone numbers. Now take a wide plastic bottle, remove the bottom, get a Y-shaped glass or plastic tube, make a hole in the lid so that the tube may pass through it. It to the fork and all of the fixed two deflated balloons. Introduce the tube into the bottle as shown in figure 10.7. Now cap the bottle, seal it to make it all upright. 10.7. अच्छा, ये वाली एक एक्टिविटी है जो ये करवा रहे हैं कि आपको इस तरीके से क्या करना है। पूरी एक्टिविटी आप पढ़ते हैं। एक प्लास्टिक बॉटल लेनी है, उसका बॉटम को रिमूव कर दिया, ठीक है? एक प्लास्टिक बॉटल ली हमने, उसके बॉटल का जो कैप था उसको रिमूव कर दिया नीचे से, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया, गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट। अच्छा, अब हमने एक वाई शेप्ड की ये ले ली, तो इसमें हमने एक होल किया ताकि उसमें से ट्यूब जा सके, ठीक है? ले ली हमने। अब क्या किया, फिर हमने क्या किया, to the forked end of the tube, fix two deflated balloons. Introduce the tube into the bottle as shown. Now cap the bottle, seal it to make it all airtight. To the open base of the bottle, tie a thin rubber or a plastic sheet using a large rubber band.
अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रबर ये बलून्स लगाने हैं, ठीक है। ये प्लास्टिक बॉटल है, इसमें आपने क्या करा, 2 बलून्स लगाने हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक रबर शीट लगा देनी है और इसका फेस को कवर कर देना है, ठीक है। अब क्या होगा, टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, पुल एंड द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स एंड वॉच द बलून्स। अब क्या करना है कि हमें यहाँ से जब हम रबर शीट को वो करेंगे, पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, तो हमें बलून्स दिखाई देंगे कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। डिड यू सी द चेंजेस इन द बलून्स, व्हाट डू द बलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट, व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट, नाउ यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ये बेसिकली एक मैकेनिज्म बताया गया है। यहाँ पर जो रबर शीट है वो एक काम कर रही है डायफ्राम का, ठीक है। रबर शीट डायफ्राम का कैसे काम कर रही है भाई, आप उसको खींच रहे हो तभी तो ये जो है ये फूलेगा, ठीक है। आप सांस अंदर लोगे, चेस्ट कैविटी आपकी, उसमें लंग्स में क्या जाएगी, उसमें हवा जाएगी, ठीक है। और फिर जब छोड़ोगे तो क्या होगा, ये ऐसे डिफ्लेट हो जाएगा, ठीक है, उसमें से हवा निकल जाएगी। जब सांस लोगे तो क्या होगा, ऐसे ये फूल जाएगा, और छोड़ोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो आप करके देख सकते हो, ठीक है। ये एक ब्रीदिंग का प्रोसेस है जो इन्होंने एक बलून्स और एक वाटर बॉटल के थ्रू आपको समझाया है। Now, what do we breathe out? Take a slender, clean test tube or a glass plastic bottle, make a hole in its lid and fix it in the bottle. ठीक है। पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। अब इसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, ठीक है। इसमें हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डाला है, ठीक है, और स्ट्रॉ भी डाला हुआ है। अब हमने ये बताना है कि एक्सेल्ड एयर लाइम वाटर में कैसे हम इसमें बता सकते हैं कि हमने जो सांस छोड़ी है वो किस तरीके से बताते हैं। इंसर्ट अ प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल इन द लिड। भाई ये जो इस पे ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसके ऊपर एक लिड लगी हुई है, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है और उसके अंदर एक होल हुआ है। उस होल के थ्रू हमने ये एक स्ट्रॉ लगाया है, ठीक है। इस स्ट्रॉ से क्या कर रहे हैं, हम ब्लो करेंगे, फूंक मारेंगे, ठीक है, फ्यू टाइम्स, काफ़ी टाइम्स हम उसमें जब फूंक मारेंगे, इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर, तो हमें ये देखना है कि उसका जो कलर है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। कैन यू एक्सप्लेन द चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 6। अब आपने चैप्टर 6 में जो पढ़ा है कि बेसिस वाला, कि उसके बेस में क्या चेंज आया है, तो वो आप इसमें बताओगे। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सहेल इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। ये आप जानते हो कि जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम इनहेल कर रहे हैं, वो होती है ऑक्सीजन, और जो हम एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं, वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों ही गैसेज अलग होती हैं। तो क्या होगा, यू मस्ट हैव टू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ यू एक्सेल ऑन अ मिरर और अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर्स ऑन इट सरफेस, फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स कम। अब आप देखो, जब नॉर्मली हम क्या करते हैं, मिरर पे एकदम फूंक मारते हैं तो एकदम वहाँ पे मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है। तो इससे यहाँ पर क्या होता है, हम जो निकाल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारी जो बॉडी से निकल रही है वो कौन सी गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यही बताया गया है कि जो परसेंटेज है वो किसकी कितनी होती है, और एक्सेल्ड एयर की कितनी होती है, और इनहेल्ड एयर की कितनी होती है, ठीक है। अब देखो, एक्सेल्ड एयर में 16.4% ऑक्सीजन होती है और इनहेल्ड में 21% होती है लंग्स से, जो कि 0.01 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और यहाँ पर 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। इनहेल्ड में बता रहे हैं और ये एक्सेल्ड में है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा चेंजेस आ जाता है एयर के ही परसेंटेज में। Now, breathing in other animals, animals such as elephants, lion, cow, goat, frog, lizard, snakes, birds have lungs in their chest cavities like the human beings. अब इनके पास भी क्या होता है, सबके पास lungs होते हैं जैसा हम human beings में होते हैं। तो how do these organisms breathe? Do they also have lungs like those of human beings? क्या इन लोगों के भी lungs होते हैं? Yes, होते हैं। Cockroach स्मॉल ओपनिंग होती हैं बॉडी के साइड पे। अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। ये हम इंसेक्ट्स का पढ़ रहे हैं, अगर हम इंसेक्ट्स की बात करेंगे तो सबका सेम आएगा। तो इन इनके क्या होता है, इंसेक्ट्स के ना साइड में बॉडी के स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं बॉडी के चारों तरफ। तो उन ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं, स्पाइरेकल्स कहते हैं, ठीक है। और इनके अंदर एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, जिनको हम ट्रैकी कहते हैं, जिससे क्या होती है, एक्सचेंज होती हैं गैसेस। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पाइरेकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स। अब जो ऑक्सीजन रिच एयर ये बॉडी के अंदर सांस में लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो स्पाइरेकल्स के थ्रू ट्रैकियल ट्यूब्स में चली जाती है और पूरी बॉडी के टिश्यूज़ में फैल जाती है और हर एक सेल में पहुंचती है बॉडी के, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी में होता है, हमने लंग्स में हमारी ऑक्सीजन सबसे पहले जाती है
और लंग्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में वो डाइवर्ट करती है, सब जगह मूव करती है, ठीक है, ब्लड के थ्रू। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में वर्क होता है। और एंड इंसेक्ट्स में क्या हो रहा है, वो स्पाइरेकल्स के थ्रू ट्रैकेल ट्यूब्स में जा रही है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में वो डिफ्यूज हो जाती है, हर एक सेल में, हर एक टिश्यू में जा रही है। Similarly, carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes and moves out through spiracles. और ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैकेल ट्यूब से स्पाइरेकल्स के थ्रू बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। भाई ऑक्सीजन जा रही है बॉडी के अंदर और बाहर भी क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। These air tubes or trachea are found only in insects and not in any other group of animals. ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ट्रैकिया है, जो स्पाइरेकल्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंसेक्ट्स में मिलेंगे, किसी और एनिमल में नहीं मिलेंगे। अर्थवॉर्म, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। अर्थवॉर्म अपनी स्किन्स के थ्रू क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं। द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लीमी ऑन टचिंग। जब अगर आपने अर्थवॉर्म को टच किया हो तो आपको पता चलेगा वो मॉइस्ट स्किन होती है। मॉइस्ट क्यों होती है, क्योंकि वो मिट्टी में रहती है, ठीक है। गैसेज कैन इजीली पास थ्रू दैम। दो फ्रॉग्स हैव पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी। जबकि फ्रॉग्स के लंग्स होते हैं तो वो लंग्स से सांस ले सकते हैं, लेकिन वो स्किन से भी सांस ले सकते हैं, जो कि उनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट और स्लिपरी होती है। आपको पता होना चाहिए फ्रॉग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं। ब्रीदिंग अंडर वाटर, अब पानी में कैसे सांस लेते हैं। देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर, हाउ डू दे ब्रीद अंडर वाटर, ये कैसे लेते हैं। गिल्स क्या करते हैं, फिशेस में क्या होते हैं, गिल्स हेल्प करते हैं उसको ऑक्सीजन डिजोल्व जो होती है वाटर में उससे सांस लेने में। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन, गिल्स क्या होती हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं स्किन की। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, गिल्स में बहुत वेल सप्लाइड ब्लड वेसल्स होते हैं, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे से हो जाता है। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई, तभी तो हम सांस ले पाते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, प्लांट्स के थ्रू ही हम सांस ले सकते हैं। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इंटू कार्बन डाइऑक्साइड। भाई ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो सेल्स में इनकी ऑक्सीजन जाती है जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है, फूड है, उसका ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, अलग और अदर ऑर्गेनिजम्स में। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट के केस में हर एक पार्ट अलग से क्या कर रहा है, सांस ले रहा है और अपनी यूटिलाइज कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है, ठीक है। You have already learned in chapter 1 that the leaves of the plants have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में कि जो लीव्स के ऊपर ना स्टोमेटा होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में हेल्प करते हैं। Like other living cells of the plants, the root cells also need oxygen to generate energy. जो root cells होती हैं उसको भी किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो एनर्जी को जनरेट कर सके। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। अब रूट क्या करती है भाई, एयर खींचती है कहाँ से, जो सॉइल पार्टिकल में एयर प्रेजेंट होती है वहाँ से रूट्स से क्या लेती है, एयर लेती है। कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ़ अ प्लॉटेड प्लांट इज़ ओवर वाटर। अगर आप किसी पौधे को, किसी जो एक गमला है उसमें पौधा लगा हुआ है, उसको आप ज़्यादा पानी दे दोगे तो क्या हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा पानी देने से पेड़ जो है वो मर जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, वो डेड हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक हद तक उसको पानी दो। जैसे कि अब सर्दियाँ चल रही हैं तो आप देखोगे पेड़ बिल्कुल भी सूखना नहीं चाहिए, उसकी जो मिट्टी है वो सूखी नहीं होनी चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए, तो उसको प्रॉपर्ली उसको टाइम से पानी दो, उसको क्रैक मत पड़ने दो। सर्दियों में थोड़ा कम पानी लेता है बनिस्बत गर्मियों के। In this chapter, you learn that respiration is a vital biological process. All living organisms need to respire to get the energy needed for their survival. जो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि जो रेस्पिरेशन है एक बहुत ही वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हर एक ऑर्गेनिज्म को रेस्पायर करने की ज़रूरत है, रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन करता है तो उसको एनर्जी के लिए रेस्पायर करना ज़रूरी है, अपने सर्वाइवल के लिए रेस्पायर करना ज़रूरी है।
तो अब यहाँ पर आप ये देखो व्हाट यू हैव लर्न्ड, ये आपको एक एनसीईआरटी में दे रखा है ये पेज। इस पेज को अच्छे से रीड कर लेना और इसमें अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछना, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। एनसीईआरटी का आपको एक लफ्ज़ भी, एक डेफिनेशन, एक वर्ड भी आपको नहीं छोड़ना है, याद रखना, ठीक है। अभी आप 7th क्लास में हो, जब आप बड़ी क्लास में आ जाओगे तो भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सब कुछ एनसीईआरटी से ही कनेक्टेड होता है, भले ही आप कितने भी रिफ्रेशर्स वगैरह ले लो 9th 10th में, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।